आखिरी खबरों तक इजराइल और हमास के दरमियान गाजा का सीज फायर डील फाइनल हो गई है। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और इसमें इसकी शर्तें भी बता दी गई है। लेकिन इस डील की शर्तों पर अमल कब से शुरू होगा तो कुछ का कहना है संडे से, लेकिन अभी तफसील कुछ नहीं कहा गया है। इस डील पर दुनिया भर के अमन पसंद लोगों में बहुत खुशी है। गाजा में भी जश्न मनाया जा रहा है और मुझे भी इस बात की खुशी है। लेकिन कुछ इसराइली राइट विंगर्स बहुत ही छटपटा रहे हैं। बिन गवीर और बजल स्मार्ट जैसे हार्डलाइनर्स इस डील को सरेंडर डील कहकर मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस डील पर दस्तखत कर दिया तो वो भी हुकूमत से निकल जाएंगे, जिसका मतलब यह होगा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो नहीं रहेंगे। इन्हीं की तरह 13 जनवरी को राइट विंग के इजरायली न्यूज नेटवर्क चैनल 14 पर एक डिबेट हो रही थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही बड़े हिमायती जूस जिलार्ड्स मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारे लिए बहुत बुरा सरप्राइज साबित कर दिया है। हम तो इस उम्मीद पर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि वह वेस्ट बैंक को कब्जा करने में, इसे इजराइल का मुस्तकबिल ज्योग्राफिकल हिस्सा बनाने में हमारी मदद करेंगे, इसके लिए बैकअप करेंगे। लेकिन इसके उलट यह हो रहा है कि वह हॉस्टेज डील पर जोर दे रहे हैं, यानी हमास से डील करने पर, और वह भी 20 जनवरी से पहले पहले मुकम्मल करने पर जोर देने लगे हैं। चैनल 14 पर बात करने वाले दोनों मेहमान और मेजबान जिस बात पर छटपटा रहे थे वो यह नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ नहीं है, बल्कि यह थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए आखिर प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं और अब तक क्यों कर रहे हैं। वह इस दबाव से हैरानकुन सरप्राइज और एक्सीडेंट कह रहे थे। वजह यह है कि इजराइल में इंतहापसंद राइट विंगर्स के नज़दीक तो हमास ने उनके 250 से करीब लोगों को पकड़कर उनके लिए एक बेहतरीन मौका दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गाजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम सबको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते थे, उसके ऊपर कब्जा भी कर सकते थे, जिसमें वो गाजा को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेते और इसमें बस्तियां बसा लेते और साहिल पर होटल्स वगैरह बना लेते। गाजा की उन्होंने प्लाटिंग भी कर ली थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारा कुशनर वहाँ लग्जरी पैलेस खड़े करने में भी बहुत संजीदा थे। वो गाजा के लोगों को किसी दूसरे मुल्क में, अफ्रीका में ट्रांसफर करने की कोशिश भी कर रहे थे और वहां से बातचीत भी उनकी चल रही थी। यूं लगता था कि इनको गाजा में कैद अपने बंधकों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि वो अपने हमवतन की तकलीफ को अपने एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। यह सब सोचकर उन्होंने ट्रंप को जितवाया और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस को हरवाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। और अब आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गए। ऐसे में प्रेसिडेंट का 20 जनवरी से पहले किसी भी डील पर पहुंचने के लिए दबाव डालना उनके लिए ऐसा ही था जैसे उन्हें ग्रेटर इजराइल के एजेंडे से रोक दिया गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अमन की डील चाह रहे हैं और इजरायली हार्डलाइनर्स के खिलाफ है? दोस्तों, इस बारे में हम ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे अगर हमारे सामने उन शर्तों की जानकारी हो जिनकी बुनियाद पर सीज फायर होस्टेज डील का पहला फेज होने वाला है। इस फेज के डिटेल्स के बारे में कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। अमेरिका, अरब और इजरायली मीडिया ने इसके कुछ डिटेल्स का उसको भी शेयर कर दी है। इन तमाम पढ़ने के बाद और इन खबरों को देखने के बाद हम इस डील का एक नक्शा आपके सामने रखेंगे और आप और अपना अध्ययन भी। इन ड्राफ्ट्स के मुताबिक सीज फायर डील का पहला फेज 6 हफ्तों का यानी 42 दिन का होगा। इन 6 हफ्तों में हमास 30 से 33 जिंदा या मुर्दा इजरायली बंधकों को वापस करेगा। जिंदा में ख्वातीन और बूढ़े और बच्चे होंगे, 50 साल से ऊपर के लोग होंगे। अगर यह तमाम मिलकर 33 लोग जिंदा मौजूद नहीं हुए तो फिर बाकी तादाद मरने वालों की बॉडी से हमास पूरा करेगा। लेकिन अगर इनसे ज्यादा लोग जिंदा हुए, 33 से ज्यादा, तो फिर बूढ़े, बच्चों और ख्वातीन को पहले छोड़ा जाएगा। हर जिंदा इजरायली कैदी के बदले में 100 फिलिस्तीनी कैदी और मुर्दा इजरायली के बदले में 30 से 50 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे इजरायली जेलों से। इनमें वो 50 फिलिस्तीनी कैदी भी शामिल है जिनकी लिस्ट हमास ने इजराइल को दिया है और वो इजरायली जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सीज फायर होस्टेज डील के पहले पहल के आगाज तब होगा जब डील फाइनल होने के बाद हमास इन 33 इजरायली कैदियों के नाम और लाइफ स्टेटस बता देगा और जाहिर है कि इजरायली कैबिनेट उसको अप्रूव भी कर चुकी होगी, तो इसका आगाज होगा। फिर दोस्तों, इन 6 हफ्तों के अलग अलग से डिटेल्स भी है इस ड्राफ्ट में। वो ऐसा है कि पहले हफ्ते में 3 इजरायली कैदी रिहा होंगे और बदले में तयशुदा नंबर जो फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी होगी। इसी तरह अगले हफ्ते पहले हफ्ते से ज्यादा कैदी रिहा होंगे और फिर इसी तरह हर हफ्ते ये तादाद बढ़ती जाएगी और आखिरी 6ठे हफ्ते में इजराइल के तमाम जिंदा नॉन मिलिट्री कैदियों और बच्चों और बूढ़ों को रिहा कर दिया जाएगा। पहले फेज के आखिर तक इजरायली फोर्सेस गाजा की शहरी आबादियों से बाहर निकल आएंगे, लेकिन वो गाजा बॉर्डर के 1 किलोमीटर अंदर तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान जंग मुकम्मल बंद रहेगी, फायर बंदी रहेगी, दोनों तरफ से कोई फायर फाइटिंग नहीं होगी।
खुराक और खेमों के 500 से एक इमदादी ट्रक्स जो है वो रोजाना गाजा के अंदर दाखिल होना शुरू कर देंगे, जिन्हें गाजा में मौजूद सामाजिक संगठन या यूएनओ द्वारा बांटा जाएगा, तकसीम किया जाएगा। मिस्र के राफा बॉर्डर, वहां से इजरायली फौज वापस चली जाएगी। यह बहुत अहम डिमांड थी, जिसे हमास या फिलिस्तीनियन मिस्री हुकूमत के डिमांड पर शामिल किया गया था। हालांकि इजराइल अभी तक इस पर राजी नहीं है, लेकिन मिस्र ने गारंटी दी है कि अगर इजराइल इस बॉर्डर को छोड़कर वापस चला जाता है तो फिर यहाँ गाजा के अंदर हथियारों की स्मगलिंग नहीं होने देंगे, ये मिस्र कह रहा है। इस पहले फेज की एक और शर्त यह है कि वो फिलिस्तीनी जो इस वक्त इंतहा सर्दी और प्लास्टिक के पतले टेंट्स में ठिठुर रहे हैं, वो भी वापस अपने तबाहशुदा घरों के ढांचे की तरफ जा सकेंगे। कितने लोग पहले फेज में वापस जाएंगे, क्या तमाम गाजा के लोग वापस भी जा सकेंगे, इस बारे में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है इस ड्राफ्ट में, क्योंकि नॉर्थ गाजा में 15 माह की जेनोसाइड कैंपेन के बाद भी इजरायली फोर्सेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हर कुछ दिन बाद उनके सोल्जर्स इसी जगह मारे जा रहे हैं, नॉर्थ गाजा, और यही वो जगह है जहां यहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार उनकी जगह हमास की सियासी और मिलिट्री कमांडर की हैसियत से मौजूद है और लीड कर रहे हैं। इसलिए नॉर्थ गाजा को नेतन्याहू किसी भी सूरत में खाली करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यह मैदान उनकी सो कॉल्ड टोटल विक्ट्री के रास्ते में खड़ा है। सो यह भी मालूम नहीं है कि इस पहले फेज की शर्त पर इजराइल कितना अमल करने पर तैयार होगा। इसके बाद एक दिलचस्प हकीकत भी सामने आई है, वो यह कि इजरायली चाहते हैं कि इस फेज के बाद अगर इजरायली हुकूमत समझती है कि गाजा में कहीं किसी सिक्योरिटी को खतरा है तो वो सीज फायर के होते हुए भी टारगेट बॉम्बिंग करेंगे, बल्कि पहले फेज के दौरान भी जहां उन्हें कोई लिस्टिमेट टारगेट्स नजर आएगी उन पर जहां उनकी एआई मशीन बताएगी वहां वो हमला करने का इख्तियार रखते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास को अमेरिका और मिस्री नुमाइंदे जुबानी गारंटी देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस गारंटी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि लिखी हुई भी गारंटी का कोई फायदा शायद न हो जब तक इस गारंटी के साथ कोई सजा लिंक्ड न होगी और कोई ऐसी सजा जो कि एक पावरफुल कंट्री दे सके, एक पावरफुल व्यक्ति दे सके। क्योंकि अगर इजराइल कोई भी बहाना बनाकर गाजा पर जेनोसाइड वार दोबारा शुरू कर देता है तो पहले फेज के दौरान या उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बहाने को तस्लीम कर लेंगे। वो इजराइल को रोकने थोड़े आएंगे अपनी फोर्सेज लेके, बल्कि वो तो बयान भी नहीं देंगे। फिर मिस्र और कतर के पास तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो अपनी गारंटी के दांत भी दिखा सकेंगे कि भाई हमने तुमको गारंटी दिया था। इसका एक सबूत भी मौजूद है कि इजराइल ऐसा कर सकता है और कर चुका है। आप जानते हैं कि एक साल 2 माह पहले 30 नवंबर 2023 में जब पहला सीज फायर हुआ था और इसके पहले फेज में 105 इजरायली शहरी और 240 फिलिस्तीनी रिहा हुए थे, तो इजराइल ने दूसरे फेज से पहले ही दोबारा से जेनोसाइड कैंपेन शुरू कर दी थी। तब से अब तक 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी और दर्जनों इजरायली हॉस्टेज मारे जा चुके हैं। आज हमास के पास 100 से 2 कम या 2 ज़्यादा इजरायली कैदी 98 या 102, इनमें से 1/3 यानी 33 के करीब जिंदा समझे जा रहे हैं, बाकी जिंदा नहीं। तो हमास को ये खुद लग रहा है कि जब इजराइल के ये तमाम कैदी वापस हो जाएंगे तो जब कैदी पास में है तब इजराइल इस बात से डर नहीं रहा है। वो जेनोसाइड लगातार गाजा की सरजमीन पर करते हुए नजर आ रहा है, और जब उसके तमाम कैदी वापस हो जाएंगे तो क्या ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू इस तरीके से मानेंगे? तो हमास को ये बना हुआ है, इसलिए हमास ये प्रेशर कर रहा है कि अमेरिका और दूसरे देश इसको पूरे तरीके से इस बात की गारंटी ले कि हम इस तरीके का वार या इस तरह का जेनोसाइड बॉम्बिंग इजराइल के द्वारा गाजा में नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बाद में अगर इजराइल कुछ भी इस तरीके की हरकत करता है तो उसे रोकने आएंगे, जबकि ये सरासर दुनिया के सामने आ चुका है जिस तरीके से इजराइल जेनोसाइड किया है, जिस तरीके से इजराइल युद्ध क्राइम में जा चुका है और युद्ध क्रिमिनल नेतन्याहू साबित हो चुके हैं। वो सभी चीज़ें सब कुछ खुले आंखों से देश और दुनिया ने देखा है। लेकिन फिलहाल अभी सीज फायर हो गई है, फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और इस बात की हमें भी खुशी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शांति है, ये अमन जो है, ये आगे भी चले और आगे भी बढ़ता जाए।